नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष है आज के कार्यक्रम में। विश्व मृदा दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। सरसों की फसल में कीट रोगों से नुकसान और इनका नियंत्रण। आज विश्व मृदा दिवस है। इसको मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों में मिट्टी की उपयोगिता और उसके महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इसी भावना के तहत भारत में भी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इनको पूरे जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज अन्नदाता में देखिए विश्व मृदा दिवस पर खास रिपोर्ट। विश्व मृदा दिवस की संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। देखिए, दिसंबर 5 को हर वर्ष हम लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मृदा के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, किसान भाइयों को ये बताना कि मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है खेती के लिए भी और हमारे पूरे जीवन के लिए मिट्टी का जो बहुत महत्व है। संदर्भ में 2002 से ये चीज़ पारित हुई थी और हम लोग हर साल 2002 के बाद लगातार मनाते आ रहे हैं इसको। विश्व मृदा दिवस को इस रूप में मनाया जाए कि जो मृदा में पॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें प्रदूषण हो रहा है, उसको कैसे निवारण किया जाए और उस पे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि इसमें होने वाले प्रदूषण को रोका जाए। देखिए, अगर हम लोग अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल या जो आपके पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो होता क्या है कि ये सब मिट्टी में रह जाते हैं और इनका असर जो है पौधों पर और पौधों के साथ साथ हमारे शरीर पर और पर्यावरण पर पड़ता है। और यहाँ तक कि आजकल ये देखा जा रहा है कि कुछ हार्मोन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं फसल को ज़्यादा जल्दी बढ़ाने के लिए। उस तरीके से भी मृदा प्रदूषित होती है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पहले जो पानी जो है गंदा उससे सिंचाई करी जाती है, चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी हो। उसका अगर हम लगातार इस्तेमाल मृदा में करेंगे सिंचाई के रूप में, तो उससे भी मृदा प्रदूषित होती है। और इस प्रदूषण से होता क्या है कि अनवांछित तत्व जो हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं और साथ ही साथ मिट्टी का पीएच मान भी बदलता है। और कुछ तत्वों के आने से आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर जो है वो जीवाणु वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और जीवाणु के ख़त्म होने से आप ये देखेंगे कि आप जितना भी केमिकल डालें, फर्टिलाइज़र डालें, उसका असर जो है पौधे पर कम पड़ता है। कारण उसका ये होता है कि जीवाणु ही ऐसे हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं और उसके बाद उस केमिकल जो भी आप डाल रहे हैं उसको चेंज करते हैं और पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। अगर आप प्रदूषित कर देंगे अपनी मृदा को तो वो सारी चीज़ आपका जो पैसा इस केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में जो आप डाल रहे हैं वो वेस्ट चला जाता है, बेकार चला जाता है। इसलिए मृदा के प्रदूषण को बचाना है। उससे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी मृदा जो है स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहने के लिए कई तरीके हैं। किसान भाई इसका अपनी मृदा को स्वस्थ रखने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं, जिसमें कई बार पहले भी इस बारे में जानकारी दी है कि ढैंचा का इस्तेमाल किया जाए, हरी खाद का इस्तेमाल करें, गोबर की खाद अगर उपलब्ध हो या कंपोस्ट अगर उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मृदा का स्वाद दिन पर दिन गिरता जाएगा। आपके केमिकल फर्टिलाइज़र और उसके कारण होने वाले जो प्रदूषण है मृदा में वो बढ़ता जाएगा और उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। आप जीवाणु खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक खादों के साथ साथ जीवाणु खादों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो मृदा के अंदर जीवाणु वापस जाते हैं और मृदा को पोषक तत्वों को कई बार तो किसानों को डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो अघुलनशील
पदार्थ मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं उन्हीं से घुलनशील बना के वो आपके पौधे को उपलब्ध करा देंगे। पौधा भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। और इस मृदा दिवस को जिसको हम 5 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं वो एक मतलब स्वस्थ मृदा और स्वस्थ जीवन के लिए एक पर्यायवाची बनेगा। देश के बहुत से भागों में उपजाऊ मिट्टी पर किसानों द्वारा ज्यादा रासायनिक खादों और कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल करने से मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है और ये प्रदूषण का भी शिकार हो रही है और तेजी से उपजाऊ भूमि बंजर जमीन में तब्दील हो रही है। इसलिए किसानों और आम जनता को इसकी सुरक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत है और इसीलिए ही 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। आज मृदा दिवस के अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देता हूं। इस मृदा दिवस पर एक नारा दिया कि स्वस्थ धरा स्वस्थ जीवन का आधार है। यदि मिट्टी हमारी स्वस्थ होगी तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पूरे देश में इस कार्य को चलाने का अभियान किया और ये पूरे सारे यूनिवर्सिटीज में, सारे ICR सेंटर्स में, KVKs में, सब जगह इसको मृदा परीक्षण का ये कार्यक्रम अभूतपूर्व ढंग से चलवाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मृदा परीक्षण का कार्यक्रम इस देश में 16 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से शुरू हुआ, जो आज बढ़कर के प्रधानमंत्री जी की कोशिश से 1250 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हमारे देश में काम कर रही हैं। इसके बावजूद 300 अलग कृषि विज्ञान केंद्रों पर इनकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई। साथ में बहुत सारे NGO जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। कृषि विभाग का संपूर्ण योगदान इसमें पूरी तरीके से पूरा विभाग इसमें लगा हुआ है और परीक्षण की जो प्रयोगशालाएं हैं वो जिले स्तर पर पहले थी, अब ब्लॉक स्तर से लेकर के तहसील स्तर पर भी इनको स्थापित किया गया है। इस सॉइल हेल्थ कार्ड में 12 पैरामीटर का विश्लेषण किया जाता है। किसान भाइयों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आप भी बखूबी जानते हैं कि पहले हमारी खेती कार्बनिक पदार्थों पर आधारित थी। गोबर की खाद हम भरपूर घरों में तैयार करते थे और अपने खेतों में डालते थे, लेकिन जब से ये रासायनिक खादों का प्रादुर्भाव हुआ हमने गोबर की खाद धीरे धीरे डालना कम किया और यहाँ तक कि अब आपको भी महसूस होगा कि आपने बंद ही कर रखा है। इस वजह से जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व थे 17, उनमें से 1-2 की आपूर्ति रासायनिक खादों के द्वारा हो रही है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। शेष जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गोबर की खाद जो था वो या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कंप्लीट भोजन है हमारी मृदा के लिए और वो हमारे जो जीव हैं मृदा में उनके लिए वो पूर्ण आहार है। और जब उनका आहार छिना गया तो जो जीव हैं उनकी संख्या कम हो गई। इवन देन जिसको आप अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, केंचुए की जो संख्या है वो जमीन में यहाँ तक विलुप्त हो गई है कि यदि आवश्यकता पड़े किसी दवा के लिए तब भी वो नहीं मिलता है हमको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कि हमारी मृदा बीमार हो रही है और मृदा बीमार होगी तो हमारा देश, हम सारे लोग जो आप भोजन हमको पैदा करके अपनी मेहनत से देते हैं वह भोजन गुणवत्ता युक्त नहीं होगा और हम सभी बीमार हो जाएंगे। इस देश की इस चीज़ की चिंता हमारे वैज्ञानिकों को हुई और उन्होंने अब अपने प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो जो प्रारंभ में हम सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या कार्बन का विश्लेषण करते थे, अब 12 पैरामीटरों का करते हैं, जिसमें pH, जिससे उसकी अम्लता या क्षारीयता का पता चलता है, EC, कितने लवण उसमें ज़्यादा हैं कि कम हैं इसका पता चलता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरान, ये 12 तत्वों की हम जांच करते हैं और जांच के बाद हम आपको एक कार्ड देते हैं, जैसे हेल्थ कार्ड जैसे आपका होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से उसको जानते हैं आप। और वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर हम आपके भूमि का परीक्षण करके और इन परिणामों से लाभान्वित हो रहे होंगे
और यदि कहीं से आपको कोई दिक्कत भी कभी हो तो आप अपने प्रश्न कृषि विभाग से, विश्वविद्यालयों से करके पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपने खेतों में साल में एक बार दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती करें। अपने क्षेत्र के अनुसार फसल चक्र को अपनाएं। मिट्टी के क्षरण को रोकने के उपाय करें। फसलों में सिंचाई की उन्नत विधियों को अपनाएं और वर्षा जल का संग्रहण करें। इस प्रकार कुछ कदमों को बढ़ाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ धरा उपहार में दे सकते हैं, क्योंकि जब रहेगी स्वस्थ धरा तो खेत होगा हरा भरा और हमारे किसान भाई मुस्कुराएंगे सदा। अपने राज्य के जिन किसानों ने सरसों की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो किसान भाइयों, सरसों की फसल में किस प्रकार से करें कीट रोगों का नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर शैलेश गोदिका। के बारिश कुछ इलाकों में बहुत ही अच्छी हुई थी और कुछ इलाकों में थोड़ी कम हुई थी। तो जिन इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी और उन इलाकों में लोगों ने जो सरसों का बीज डाला है और वो सारा का सारा बाहर निकल गया है, सारा का सारा उग गया है, तो उनको एक समस्या मिल सकती है, क्योंकि जनरली जो सरसों में लोग करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बीज का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये ज़्यादा बीज इस्तेमाल करने से पौधे भी ज़्यादा उग जाते हैं, जिससे कि भारी नुकसान बाद में बीमारियों और कीड़ों की वजह से होता है। तो मेरी एक विशेष राय ये है सरसों के किसानों के लिए कि वो थोड़ा बेगड़ी करें सरसों को, थोड़ी थिनिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तक रखें उसको, ताकि जो संख्या है पौधों की वो निश्चित हो सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें जो ज़्यादा पौधे हैं उनमें से जो कमज़ोर पौधे हैं उनको वो निकाल देवें और जो अच्छे और रिष्ट पुष्ट पौधे हैं उन्हीं को रखें। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा जिन भाइयों ने सरसों थोड़ी खुश्की में लगाई है, मान लो किसी के ऐसा लग रहा है कि पानी कम था और फिर भी बुआई कर दी, तो उनके पेंटेड बग की एक समस्या आ सकती है। पेंटेड बग एक कीड़ा है जो कि सरसों को शुरू में जब सरसों उगती है तो 8 या 10 दिन की सरसों को ही काट जाता है और उसमें ऐसा लगता है किसान भाइयों को जैसे ज़मीन खा गई, लोग ये कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ये पेंटेड बग ख़त्म करता है, ये काटता है इसको और काटने के बाद पौधा फिर सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। जहाँ जहाँ इसका प्रकोप होता है वहाँ पर सरसों थोड़ी सफ़ेद हो जाती है, चुर्री जैसी बोलते हैं इसको अपन, इसीलिए कभी कभी इसको चुर्री भी बोलते हैं। इसके लिए जो डस्ट आती है मिथाइल पैराथियन के नाम से या फोलिडोल के नाम से, इसका बुरकाव तुरंत करें तो ये आराम से इसका नियंत्रण हो जाता है, ताकि पौधों की संख्या पूरी मेंटेन हो सके। इसके अलावा सरसों में किसान भाइयों पहले पानी को विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला पानी 40 दिन पर लगभग बुआई के बाद लगता है। पहले पानी के लगने के साथ ही इसमें सफ़ेद रोली के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। अगर आपकी सरसों थोड़ी गहरी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पौधे ज़्यादा हैं, तो ये बीमारी आने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल खराब होने लगती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग का नियंत्रण करें। तो अगर आपको लगता है सफ़ेद रोली या अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, जो बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, अगर ऐसा कोई रोग आता है तो आप इसके अंदर नीम के पत्ती का सत या सफ़ेदे की पत्ती का सत, लगभग 300 ग्राम नीम की पत्ती या सफ़ेदे की पत्ती, इसको आप घोट लें, चटनी बना लें और उसको एक टंकी जो 15 लीटर की होती है उसके अंदर डाल दें। इसका अगर स्प्रे करेंगे बीमारी आने के पर, तो ये लगभग केमिकल के बराबर, जैसे अपना जो मैनकोजेब जो इस्तेमाल करते हैं, लगभग उसके बराबर इसका नियंत्रण मिल सकता है और साथ ही साथ इससे हमारा जो वातावरण है वो भी दूषित नहीं होता है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमें विशेष रूप से जानकार लोगों से ही जानकारी लेके किसानी करनी चाहिए, नहीं तो हमें कई चीज़ों का नुकसान हो जाता है जो कि बाद में जाके हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिपरी, जिला मऊ के चंद्रभान मिश्रा ने। आपने नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नाडेप कंपोस्ट ये नाम महाराष्ट्र के एक गौपालक किसान, जिनका पूरा नाम था
नामधारी देव पांडे का ही शार्ट नाम है ये, नाडेप कंपोस्ट। उन्होंने इसका अपने गौशाला में आविष्कार किया था और उसके बाद यह गोबर की सड़ी खाद तैयार करने का एक सुरक्षित और संरक्षित तरीका है। हमको एक निश्चित आकार का पक्का ढांचा बनवाना होता है जिसकी लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 6 फुट और ज़मीन से ऊपर इसकी ऊंचाई 3 फुट हम रखते हैं। इसमें नीचे के हिस्से को जो है फर्श बना दिया जाता है जिससे पोषक तत्वों का जो है कि लीचिंग ना हो, नुकसान ना हो। और दूसरा है कि जो नीचे की पहली परत होती है उसको हम पूरा ठोस बनाते हैं और इसके ऊपर 3 फुट तक हम चारों तरफ जालीदार ढांचा बनाते हैं और उस सबसे ऊपरी लेयर को भी हम पूरा बना देते हैं। बीच के जो जालीदार हिस्सा होता है उसी से हवा का आवागमन होता है। भाइयों, जहाँ भी आप अपना ये नाडेप कंपोस्ट का ढांचा बनाएं उसी के आसपास इसमें भरने के लिए जैविक पदार्थों को इकट्ठा कर लें और कच्चा गोबर कुछ मात्रा में इकट्ठा कर लें और खेत की अपने उपजाऊ मिट्टी उसके पास इकट्ठा कर लें। ढांचे की पूरी भराई 1 दिन में 1 से 2 दिन में ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए ढांचा भरने के लिए होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम कूड़े कचड़े की, सड़ने गलने वाले कूड़े कचड़े की 6 इंच मोटी परत बिछाते हैं। उसके ऊपर इस परत को दबाने के लिए आधा इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत डालते हैं और फिर 5 किलोग्राम गोबर 100 लीटर पानी में घोल करके इस पूरे जो भी हमने बिछाया है उसको भिगो करके नम कर देते हैं जिससे उसमें सड़ाव भी होता है और हमारी जो भरी हुई चीज़ वो दब भी जाती है। पूरा ढांचा भरने के बाद देखें कि जो गांव में ये झोपड़ी बनती है, छान बनती है, उसी का जो तिकोना कोना बनता है ऊपर, उसी के तरीके से ढांचे के ऊपर हम तिकोना कोने के रूप में ऊपर तक भराई कर देते हैं और भराई करने के बाद सबसे ऊपरी तिकोने परत को हम आधा मात्रा में गोबर और आधा मात्रा में जो है मिट्टी ले करके गाढ़ा घोल बनाते हैं और उससे इसके लिपाई कर देते हैं। इसके बाद इसको छोड़ दें आप देखेंगे कि अगले 40 से 45 दिनों में ये ढांचा सड़ करके दब जाता है। जब ये ढांचा दब जाए आपका सड़ करके तो उस पर चढ़ करके काट दें और काटने के बाद फिर उसकी पुनः भराई कर दें। ऊपर तिकोने वाले हिस्से की आप जो है लिपाई कर दीजिए। लिपाई करने के बाद पुनः इसको जो है अगले 40 दिनों के लिए आप छोड़ दें। जब यह 80 से 85 दिनों में ढांचा सड़ करके बराबर हो जाए उस स्थिति में लाठी लेकर के, सब्बल लेकर के इसमें जगह जगह 10 से 15 जगहों पे छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद यह नाडेप कंपोस्ट जो हमारी तैयार हो रही है ये ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर हो, सूक्ष्म जीवाणुओं से भरपूर हो। इसके लिए दोस्तों 1-1 किलोग्राम की मात्रा में 1 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर, 1 किलोग्राम जो है पीएसबी कल्चर, 1 किलोग्राम एजोटोबैक्टर, 1 किलोग्राम एजोस्पाइलम, 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, यह जैव उर्वरक और जैविक फफूंदनाशी को एकत्रित करते हैं। इसको 50 लीटर घोल में अच्छे तरीके से घोल लें और उसके बाद हर छिद्र में 1-1 मग्गा 1-1 लीटर के अनुपात में सारे छिद्रों में आप डाल दें। इससे ये होगा कि जो आपकी खाद 100 से 110 दिन में तैयार हो रही है वह जो है सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त होगी और पोषक तत्वों से भरपूर होगी। किसान भाइयों, अब जानते हैं कंपोस्ट की उपयोगिता और महत्व के बारे में, जो इस प्रकार है। किसान भाइयों, यह नाडेप कंपोस्ट 100 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है और इसमें आप देखें कि 0.5 से लेकर के 1.5% तक नाइट्रोजन, 0.4 से 0.9% तक जो है फास्फोरस और 1.2 से 1.4% तक पोटास पाया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवाणु और हमारे मिट्टी की उर्वरता का, उत्पादकता का द्योतक जो जीवांश कार्बन है वो भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह खाद तैयार हो जाने के बाद इसका उपयोग जब आप रबी, खरीफ, जायद कोई भी फसल उत्पादन करने जा रहे हैं, उत्पादन के पहले जब आप खेत की जुताई हिंगाई करके खेत की तैयारी करते हैं उस दौरान आप जो है 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेतों में डाल करके फिर अपने खेत की तैयारी करें तो उसमें होने वाली हर प्रकार की फसल या मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म जीवाणु और जीवांश कार्बन से जो है भरपूर होगी और आप अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में जो है सक्षम होंगे, सफल रहेंगे।
आइए अब नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सिंचाई की सूक्ष्म विधियां अपनाएं, जल बचाएं, उपज बढ़ाएं। मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।